हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्रिया के विषय पर बात की थी और उसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक से जाना था कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके परिचय को देखा था और उसके भेद को भी समझा था। तो उसके आज का जो वीडियो होगा उसके आगे का भाग होगा। अगर आपने पिछला वाली वीडियो यानी क्रिया का पहला वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप उसे वहाँ से पहले देख सकते हैं। तो फिर आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, उसका आगे का भाग देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया और समझेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या है और उसके भेद को भी अच्छे से समझेंगे। तो जो संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि जब शब्द दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनता है। योग मतलब मिलकर के बनता है। जब शब्द दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बने तो वही क्या होता है, संयुक्त क्रिया कहते हैं। या इसकी परिभाषा यूँ लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के मिलने से ही संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। जब एक धातु से नहीं होता, उसमें एक से ज़्यादा जब धातुएं मिलती हैं और वो अलग अलग अर्थ रखती हैं और उन्हीं को अर्थों के मिलने से ही यह संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कि अब संयुक्त क्रिया हमने जाना, अब उसके जो भेद हैं यानी उसके प्रकार को जानते हैं। तो आइए देखते हैं तो संयुक्त क्रिया के भेद। तो इस तरह से देखते हैं कि जो इसके संयुक्त क्रिया के जो भेद हैं, कुल 11 प्रकार के इसके भेद को हम पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त क्रिया के भेद में कि आरंभ बोधक, ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है कि आरंभ बोधक क्या है। तो आरंभ बोधक मतलब क्या होता है कि क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, यानी जो क्रिया की शुरुआत होने को बतलाता है वो आरंभ बोधक होता है। और इसमें जो होता है धातु लगता है प्लस ने लगता है, ने परसर्ग होता है। तो इसमें धातु प्लस ने परसर्ग और लगना शब्द इस तरह के प्रयोग से यह आरंभ बोधक जो है निर्माण से यह संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं कि वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है ये आरंभ बोधक है, यानी जब वो पढ़ने जैसे बैठा, पढ़ने लगा, तभी क्या है, बारिश होने लगी, यानी बारिश, पानी बरसने लगा। तो यहाँ पर आरंभ बोधक जो सूचक वाक्यों का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं दूसरा जो संयुक्त क्रिया का जो दूसरा भेद है, समाप्ति बोधक। पहले देखा हमने आरंभ बोधक, अब दूसरा देखते हैं कि समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक में क्या क्या लगता है, तो धातु लगेगा प्लस चुकना शब्द लगता है। तो देखते हैं जो समाप्ति बोधक है, तो मुख्य क्रिया की पूर्णता और व्यापार की समाप्ति का बोध कराता है, वो क्या है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। उदाहरण देखते हैं कि वह खा चुका, वह पढ़ चुका है। वह खा चुका, इसमें चुका है जो कि शब्दों का प्रयोग होगा। तो वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। ये कैसा वाक्य है, तो ये समाप्ति बोधक सूचक वाक्य। आगे देखते हैं कि तीसरा की निरंतरता या नित्यता बोधक, यानी मुख्य क्रिया में जाना या फिर रहना, रहा इत्यादि शब्द जोड़ने पर यह बनता है। यानी निरंतर जो कोई कार्य हो, जैसे किसी कार्य का अनवरत यानी कंटिन्यू करके बातों को जो भाव व्यक्त हो, यानी किसी कार्य का अनवरत जारी रहने का भाव का प्रकट होना। जैसे राम पढ़ता रहा, हवा चलती रही, पानी बरसता रहा। इसमें रहा रही रहेगा प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम पढ़ता रहा, हवा चलती रही, पानी बरसता रहा। आगे देखते हैं कि अभ्यास बोधक, चौथा है अभ्यास बोधक में इसमें क्या लगता है, भूत, कृदंत और करना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो अभ्यास बोधक मतलब क्रिया के करने का जो अभ्यास कराए उसे अभ्यास बोधक करते हैं। जैसे तुम पढ़ा करते हो, वह लिखा करता है। तो यहाँ अभ्यास बोधक सूचक वाक्यों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं कि इच्छा बोधक। इच्छा बोधक में धातु प्लस ना लगता है और प्लस चाहना शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो इच्छा बोधक वाक्यों का प्रयोग होता है, यानी क्रिया के करने की इच्छा जब प्रकट हो, भाव व्यक्त हो, तो वह इच्छा बोधक होती है। जैसे वह जाना चाहती है, तो यहाँ उसकी इच्छा के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं कि अनुमति बोधक। अनुमति बोधक में धातु प्लस ने और देना शब्द का प्रयोग होता है और इसमें जैसे कि कार्य करने की अनुमति दिए जाने का जो भाव व्यक्त होता है, जैसे मुझे जाने दो। तो इसमें इस वाक्य में जो अनुमति जो है सूचक वाक्यों का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं सातवां की अवकाश बोधक। अवकाश बोधक में धातु प्लस ने और पाना शब्द का प्रयोग होता है। अवकाश बोधक जैसे क्रिया को पूर्ण करने में अवकाश का बोध कराया जाए तो वह अवकाश बोधक। जैसे वह मुश्किल से जाने पाया, बहुत ही मुश्किल से क्या वह जाने पाया। इसमें अवकाश बोधक सूचक वाक्यों का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं कि आवश्यकता बोधक। इसमें धातु प्लस नारूप और पढ़ना या होना जैसे जो है शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, उसे आवश्यकता बोधक कहते हैं। जैसे तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, क्रिया के व्यापार में इसमें निश्चितता का बोध होता है। आगे देखते हैं निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में क्या होता है कि जिसमें क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध कराए तो वह निश्चय बोधक होता है। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। तो ये कैसा वाक्य है, तो ये निश्चय जो पूर्ण वाक्यों का बात किया जा रहा है, निश्चय के भाव को व्यक्त किया जा रहा है कि क्रिया के व्यापार का निश्चय हुआ है। वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। आगे देखते हैं जो है 10वां की पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या होता है, दो समानार्थक समान ध्वनि वाली क्रियाओं के योग से बनने से पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है। तो इसमें जो पुनरुक्त मतलब जब समान ध्वनि एक से दिखने लगे तो वो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। मतलब सुनने में भी या देखने में एक जैसे लगते हैं। वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है, तो दोनों का मतलब एक ही निकलना चाहिए, आया जाए जो समान अर्थ निकाले। आगे देखते हैं
कि शक्तिबोधक में सकना या सकता का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कार्य करने की शक्ति का इसमें बोध किया जाता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, इन सब वाक्यों से कार्य करने की शक्ति का जब भाव बतलाया जाता है तो वो क्या होता है, शक्तिबोधक। और इसमें सकता, शक्ति इस तरह शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि संयुक्त क्रिया के इस मुख्य रूप से 11 भेद का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि अर्थ की पूर्णता के आधार पर जो है कि क्रिया के कौन कौन से भेद है। तो अर्थ की पूर्णता के आधार पर 2 प्रकार के भेद आते हैं। कौन कौन से? तो पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया क्या है? इसमें पूरक हेतु गैर क्रियापद की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, यानी कि इस क्रियापद में क्रिया का जो अर्थ होता है वह स्पष्ट रूप से भाव व्यक्त होता है, यानी क्रिया का जो पद होता है, वाक्य होता है, वह अर्थ को स्पष्ट रूप से बताया जाता है, तो पूर्ण क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है तो ये क्या है? पूर्ण क्रिया है। इसमें कोई भी जो ऐसा वाक्य, ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जो उसके बारे में नहीं बतला रहा है। तो राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, तो यह अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है। तो क्रियापद से जब क्रिया का अर्थ स्पष्ट रूप से बिल्कुल समझ में आ जाए तो वह पूर्ण क्रिया होती है। आगे देखते हैं कि अर्थपूर्णता के आधार पर दूसरी क्रिया की अपूर्ण क्रिया क्या है। तो यह प्रायः संज्ञा या फिर विशेषण के द्वारा अर्थ देती है, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया अपना अर्थ पूर्ण करने में सक्षम नहीं होती है, वो दूसरे क्रियाओं पर वो निर्भर हो, तो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम मोहन को मूर्ख समझता है, तो इससे ये क्या है, ये वाक्य जो है अपूर्ण क्रिया है कि श्याम मोहन को क्या समझता है? मूर्ख समझता है। तो इसमें जो है संज्ञा और विशेषण द्वारा इसमें अर्थ बताया जाता है। तो इस अपूर्ण क्रिया में संज्ञा विशेषण का बहुत ही मेन रोल होता है। तो संज्ञा और विशेषण, जैसे मूर्ख क्या एक विशेषण है और समझना क्रिया है। तो क्रिया में जिसमें अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य पर हमें निर्भर होना पड़ता है, तो उससे क्या होता है? अपूर्ण क्रिया। पूर्ण क्या करता है? जो अपने आप में ही वो क्रिया पूरी हो जाती है, तो उसे पूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया में हमें अपने कार्य को पूरा करने में किसी अन्य क्रिया का हमें निर्भर होना पड़ता है। तब यहाँ जो श्याम है मोहन को मूर्ख समझता है, तो जो उससे हम खुद अपने आप को जानता है कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मोहन के द्वारा उसे समझाया जा रहा है। तो श्याम मोहन को मूर्ख समझता है, तो ये जो क्रिया है वह अर्थ पूर्ण करने में किसी अन्य पर निर्भर हो, आश्रित हो, तो वही अपूर्ण क्रिया होती है। आगे देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब कर्ता कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य का आरंभ होता है, तो वही पूर्वकालिक, मतलब एक कार्य खत्म हुआ फिर दूसरे कार्य पर तुरंत आरंभ कर देता है, शुरू कर देता है, वही क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन खाना खाकर विद्यालय गया, तो मोहन पहले खाना खाया फिर वह विद्यालय गया, तो यानी एक कार्य खत्म हुआ दूसरा कार्य शुरू हुआ। इसमें देखते हैं कि इस क्रिया के शब्द के अंत में कर शब्द का प्रयोग लगता है। जैसे खाकर में देखेंगे तो आप कर शब्द का प्रयोग इसमें लगा हुआ है। आगे देखते हैं कि तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया की पहली क्रिया होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया का होना, यानी जैसे पहली क्रिया खत्म हुई उसके बाद ही तुरंत क्या हो? दूसरी क्रिया होना। जैसे वो खाना खाते ही सो गया, मतलब ये जो पूर्वकालिक क्रिया तत्कालिक क्रिया बिल्कुल एकदम समान अर्थ निकालती है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि कर शब्द का प्रयोग होता है, जिससे हम आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन तत्कालिक क्रिया में जो होता है कि वो भी पूर्वकालिक जैसा ही है, लेकिन तत्कालिक क्रिया में पहली क्रिया के तुरंत पूर्ण होते ही खत्म होते ही तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे वो खाना खाते ही सो गया, तो इसमें जो ही शब्द लगा है वही इसमें इसका जो है वाक्य में जोड़ दिया जा रहा है। तो वह खाना खाते ही सो गया, यानी तत्काल रूप से कार्य किया गया है, इमरजेंसी जिसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं कि मुख्य क्रिया से पहले समाप्त या संपन्न हो जाए, यानी पहली क्रिया क्या है? पहली क्रिया इसमें क्या है? वह खाना खाते थे, यानी वह खाना क्या है? पहली क्रिया, और जैसे वह समाप्त हुई तो दूसरी क्रिया शुरू हो गई। तो मुख्य क्रिया में पहले समाप्त संपन्न हो जाती, तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो वह तत्कालिक क्रिया है। जैसे इसमें ही निपात शब्द का प्रयोग होता है। इसमें देखेंगे कि वह खाना खाते ही सो गया, अब इसमें जो ही शब्द का प्रयोग हुआ है वह क्या है? निपात। और निपात मतलब क्या होता है? जो वाक्यों में वाक्य को जोड़ देता है, कि वाक्य पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। अब जैसे ही लगा है, अगर ही नहीं लगा तो ये तत्कालिक क्रिया बनेगी नहीं। वो खाना खाते सो गए, तो ये तत्कालिक क्रिया नहीं बनेगी जब तक ही शब्द का प्रयोग यानी निपात शब्द का प्रयोग इसमें आवश्यक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम क्रिया के पक्ष देखेंगे। क्रिया के पक्ष मतलब क्रिया के किस रूप में कार्य की स्थिति का ज्ञान होना क्रिया के पक्ष में अंतर आ जाएगा। तो क्रिया के पक्ष कौन कौन से हैं? एक अपूर्ण स्थिति, पूर्ण स्थिति, आवृत्ति मूलक स्थिति और निरंतरता बोधक स्थिति। अपूर्ण स्थिति क्या है? कि जब क्रिया अपूर्णता का बोध यानी पूरी तरह से पूरी ना हो, यानी जब क्रिया अपूर्णता का बोध कराए पता चले तो वह अपूर्ण स्थिति। जैसे श्याम आदमी है, तो यहाँ श्याम आदमी, ये क्या है? अपूर्ण क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि श्याम क्या है? आदमी है। मोहन छात्र है, तो यहाँ पर जब तक अपूर्णता के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक ये नहीं जान सकते हैं। श्याम आदमी है, श्याम तो आदमी है ही, लेकिन यहाँ पर बातों को इंडिकेट किया जा रहा है कि नहीं, श्याम जो है आदमी ही है। मोहन छात्र है, तो इस तरह से ये जो वाक्य है वो अपूर्ण स्थिति के अंतर्गत बताया जाती है। ये क्रिया के पक्ष का जो है रूप है। आगे देखते हैं कि पूर्ण स्थिति, जब क्रिया को पूर्ण रूप से बोध कराया जाए, पता चले। जैसे उसने आम खाया है, वह विद्यालय गया, तो यह पूर्णता का बोध कराया जाए। आवृत्ति मूलक यानी किसी कार्य की आवृत्ति बार बार हो, यानी कोई कार्य की आवृत्ति जैसे हर दिन हर रोज बार बार होती है, तो वह आवृत्ति मूलक। जैसे आकाश
में तारे निकलते हैं। अब तारे निकलना का जो कार्य है वो हर दिन होता है, हर रोज़ होता है, बार बार होता है। तो आकाश में तारे निकलते हैं, तो ये क्या है, आवृत्ति मूलक स्थिति, ये क्रिया के पक्ष के अंतर्गत ये आती है। निरंतरता बोधक, जब क्रिया का सातत्य रूप से बोध है, यानी सातत्य मतलब हमेशा चलता रहता है। जैसे राम पानी पी रहा है, वह खाना खा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो ये क्या है, निरंतरता बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यह भी क्रिया के पक्ष के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि क्रिया की वृत्ति और उसके भेद को जानेंगे। तो क्रिया की वृत्ति यानी क्रिया रूप कहने वाले या लिखने वाले के किस प्रयोजन यानी किस उद्देश्य के से कार्य क्रिया की वृत्ति हो रही है उसके बारे में संकेत दिया जाता है। तो क्रिया की वृत्ति मतलब उनके प्रयोजन यानी उद्देश्यों के बारे में पता चलता है, यानी कि वो कार्य लिखने के माध्यम से हो रहा है कि कहने के माध्यम से हो रहा है, तो इस उद्देश्यों से इसका संकेत दिया जाता है। तो क्रिया की वृत्ति उसके भेद को देखते हैं। तो इसके जो भेद होते हैं वो आज्ञा सूचक है, इच्छा सूचक, संकेत सूचक, संदेह सूचक और निश्चय सूचक। आज्ञा सूचक मतलब उदाहरण में कि वेद पुराण पढ़ो तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पढ़ने का संकेत प्रयोजन की स्थिति के बारे में पता चल रही है। इच्छा सूचक मतलब भगवान सबकी रक्षा करे, तो यहाँ इच्छा सूचक है कि भगवान सबकी रक्षा करे, इच्छा बतलाई जा रही है। तो ये क्या है, इसमें भी संकेत दिया जा रहा है। संकेत सूचक में जो होता है वह पढ़ता तो सफल होता है, यानी संकेत के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर वो पढ़ लिया होता तो सफल होता है। आगे देखते हैं कि संदेह सूचक, यानी संदेह सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हो सकता है मोहन घर गया हो, तो ये संदेह सूचक वाक्यों का प्रयोग। निश्चय सूचक मतलब मुझे आज मुंबई जाना है, तो इस तरह से ये निश्चय सूचक जो है क्रिया की वृत्ति के इसके भेद है। तो फ्रेंड्स आज हमने क्रिया पक्ष, क्रिया की वृत्ति और संयुक्त क्रिया के जो मुख्य भेद जो 11 भेद उनको पढ़ा और अर्थ के आधार पर पूर्ण क्रिया, पूर्ण के इन चीज़ों को जाना। तो आगे जो होगा उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।